नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कक्षा 9वीं और 10वीं में। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th SST का एक चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग, जो कि क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस में है। तो पॉलिटिकल साइंस पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। सबसे पहली बात तो ये कि इस वर्ड का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पावर शेयरिंग। पावर मतलब होती है शक्ति, शेयरिंग मतलब होता है बांटना। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हो शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है? शक्तियों का बंटवारा ऐसे होता है कि सपोज कि मैंने एक फैमिली है, एक फैमिली में शक्ति मम्मी के पास भी है, शक्ति पापा के पास भी है। अब कभी कभार दोनों के पास शक्तियाँ इक्वल भी होती हैं, कभी कभार अनइक्वल भी होती हैं। वैसे बेटा हम एक कंट्री की बात करते हैं, एक कंट्री में बेटा शक्तियाँ गवर्नमेंट के पास होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, आपके प्रेसिडेंट के पास हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी क्यों है, वाई वी नीड पावर शेयरिंग, तो हम लोग ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पावर शेयरिंग को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। सो अक्सर पावर शेयरिंग को बेटा बोला गया है कि पावर शेयरिंग आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में बटी होती है। अब सवाल ये है कि इस चैप्टर से हम कैसे पढ़ेंगे पावर शेयरिंग का मतलब। तो इस चैप्टर में जो हमारा कहते हैं ना, जो हमारा बेस है समझने का पावर शेयरिंग, वो बेस आपका एथनिक है। एथनिक का मतलब होता है जाति। ठीक है ना, कोई धर्म नहीं होता इसका मतलब। यहाँ पे एक तरह से बोलो जाति बोल सकते हो आप, ये बोल सकते हो आप संस्कृति। ठीक है, सो अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर common descent because of similarities of physical type of culture or both. They need not always have the same religion or nationality. ठीक है, देखो मैं दोबारा बोलूँ, मैंने शुरू में बोल रहा कि एथनिक का मतलब बेटा क्या होता है। यहाँ पे हम जाति की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम किसी नेशनलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम जातीय आधार पे, हम एथनिक आधार पे देखेंगे कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत हमें क्यों है, वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग। तो ये समझने के लिए हमने बच्चों एग्जाम्पल लिया है बेल्जियम का, हमने एग्जाम्पल लिया है श्रीलंका का। तो हम शुरू करते हैं पहले बेल्जियम से। तो बेल्जियम क्या है, देखो बेल्जियम एक कंट्री है जो कि यूरोप में है। ठीक है, इट इज स्मॉलर इन एरिया। हरियाणा जो राज्य है हमारा भारत में, उससे भी छोटा राज्य है। ठीक है, उसकी आधी पॉपुलेशन भी यहाँ पे रहती है एक तरह से बोलो। इसके जो बॉर्डर्स हैं वो नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग से आपके मिलते हैं। ठीक है, मैंने बोला ये आपका बेल्जियम है, तो इसके बॉर्डर इन कंट्री से मिलते हैं। अब एथनिक कंपोजिशन की बात करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एथनिक कंपोजिशन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको समझ ध्यान से। ये मैंने बोला बेल्जियम, पहले हम लोग बेल्जियम की बात करते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, 59% लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। ठीक है, टोटल कंट्री के अंदर 59% लोग कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और ये लोग डच भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डच भाषा। 40% लोग कहाँ रहते हैं, वेलोनिया रीजन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, वेलोनिया रीजन में, और ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बच्चों बोलते हैं आपकी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, बाकी 1% जो है आपके वो आपका जर्मन बोलते हैं। अब ये तो बात हुई है पूरे बेल्जियम की। अब अगर हम बात करते हैं सिर्फ उसकी कैपिटल, कैपिटल क्या है बेल्जियम की, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या है, ब्रुसेल्स में ये है कि यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। यानी कि पूरे अगर हम कंट्री में देखें तो पूरी कंट्री में डच बोलने वाले क्या है, मेजॉरिटी में है। ठीक है ना, और कैपिटल में, राजधानी में फ्रेंच बोलने वाले मेजॉरिटी में है। तो अब क्या देखो, माइनॉरिटी की बात करें, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिच है, पावरफुल है, और मेजॉरिटी कौन है यहाँ पे, डच स्पीकिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एजुकेटेड मच लेटर, ये बाद में हुई है। अभी दिक्कत है क्या, देखो समझ रहे हो आप लोग कि एक कम्युनिटी आपकी पूरी कंट्री में आपकी मेजॉरिटी में, और एक कम्युनिटी आपकी छोटे से आपका जो है वो कैपिटल वहाँ पे आपकी है। अब टेंशन क्या है, अब टेंशन ये है कि द सोशल डिस्पैरिटी led to tension between Dutch and French speaking communities during the 1950-1960 के अंदर इनके बीच में अब टेंशन हो चुकी है। क्योंकि मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, देखो कि एक कम्युनिटी ऊपर बैठी हुई है जो मेजॉरिटी में, वहाँ वही वो आपकी उसमें, तो पावर शेयरिंग कैसे होगी यहाँ पे ये। ठीक है, द टेंशन बिटवीन द कम्युनिटीज बिकम मोर सीरियस इन ब्रुसेल्स।
और ब्रूसल्स में काफ़ी दिक्कत है। एज द दस स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ये जो भाषा है ये देश में तो मेजॉरिटी में ऐसा नहीं है। अब क्या करें, अब कैसे एकोमोडेट किया है इस चीज़ को बेल्जियम में, मतलब इस समस्या का समाधान कैसे निकाला गया बेल्जियम में। देखो ऑब्वियस सी बात थी कि भाई देश की यूनिटी को, देश की एकता को बरकरार रख के हमें आगे बढ़ना था। तो बेल्जियम के लीडर्स ने क्या किया, इन्होंने रीजनल डिफरेंस को जज कर लिया, ठीक है। और जो आपका संविधान है ना बेल्जियम का, वो 4 बार चेंज हुआ है, 4 बार जो आपका अमेंड हुआ है। तो वहाँ का आपका जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता क्या है, वहाँ का बेटा ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन आपका कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सुनो ध्यान से, यानी कि ये अगर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है कहाँ की, बेल्जियम की, तो 10 होंगे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल अगर मिनिस्टर्स, तो 10 ही होंगे डच स्पीकिंग, समानता होगी यहाँ पे। तीसरा, एंड सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द मेजॉरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। दोनों ही भाषाओं के स्पेशल लोग पहुंचेंगे आपका ये 10। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजनल यूनिलेटरी एंड बेसली। समझे कि कोई माना कि पूरी कंट्री में डच बोलने वाले मेजॉरिटी में है, लेकिन हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया ताकि कोई किसी के राइट्स पे प्रॉब्लम ना डाले। अब सेम क्या हुआ, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मतलब कोई उससे कहते हैं ना उससे जुड़ी हुई नहीं है, एक तरीके से वो थोड़ा अलग है। ब्रुसेल्स देखो ना ये अलग अलग हो गए हैं। अब जो आपकी ब्रुसेल्स है इसकी अपनी अलग गवर्नमेंट है, यानी कि कैपिटल की अलग गवर्नमेंट है। कैपिटल के अंदर भी जैसे मैंने बोला ये आपका बेल्जियम था, कैपिटल के अंदर भी 5 हो गए फ्रेंच बोलने वाले, 5 हो गए डच बोलने वाले, यानी कि सिंपल हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है। जहाँ पे वो मेजॉरिटी में है तब भी 10 मिल रहे हैं, माइनॉरिटी में तब 10 मिल रहे हैं आपको ये। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। वहाँ बच्चों एक तीसरी प्रकार की भी है, इसका नाम है आपका कम्युनिटी गवर्नमेंट। इट इज इलेक्टेड बाय ऑल पीपल रिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। अब इस सरकार में जो है चुनते हैं, इसमें लैंग्वेज का कोई लेना देना आपका नहीं होता है। Dutch, French and Germans, everyone can participate in the community government. The government has the power regarding cultural, educational and language related issues आपका ये, ठीक है। Brussels was chosen as the headquarters of the European Union from the very beginning, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कितने आराम से पावर शेयरिंग को उन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। बड़ा सिंपल था, ये बेल्जियम है, ये ब्रुसेल्स है। बेल्जियम के अंदर भी डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में है, ठीक है, और फ्रेंच मिनॉरिटी में है, तो इसको भी 5, इसको भी 5। यहाँ पे उल्टा है तो उसको भी 5, मतलब इक्वलिटी उन्होंने यहाँ पे कर दी आपकी ये। डन क्लास। सो इट्स ऑल अबाउट बेल्जियम। यहाँ पावर शेयरिंग का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपका ये। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है श्रीलंका। आप सभी जानते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। कहाँ पे है ये, इंडियन ओशन में। इट्स जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ सदर्न कोस्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु के बेहद नज़दीक मिलता है हमारा श्रीलंका आपको ये। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के अंदर भी बड़ा लोचा है। अराउंड 2 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। 74% क्या है, सिंघाला, जो कि मेजॉरिटी में है, और 18% क्या है, तमिल स्पीकर्स, जो कि मिनॉरिटी में है। एक मेजॉरिटी में है, एक मिनॉरिटी में है। अब क्या करें, अब इस 18% के अंदर भी 2 तरह के लोग हैं, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स, ठीक है। तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, ये 13% है, ठीक है ना। एंड आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द श्रीलंका, ये रहते हैं आपका नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका में। मोस्ट ऑफ सिंघाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, वाइल मोस्ट ऑफ तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम। ये भी समस्या हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं तमिल्स की, द तमिलियंस हुज फोरफादर्स केम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग करेंट रोल एज सेटल्ड इन श्रीलंका आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। अगर पूछे तमिल इंडियन तमिल्स कौन है तो आपके लिख के आना है। अब इनके पास ये आपके 5% है। एंड देयर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ
7% आप क्रिश्चियंस भी हैं यहाँ पे, जो तमिल्स भी हैं, सिंघाला भी हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो सिंघाला है 74%, वो कैसा रूल करते हैं। तो आपको पता लग जाएगा यार कि कैसा मेजॉरिटी रूल करती है। तो मेजॉरिटी हमेशा रूल करती है गलत। भारत का जो संविधान है बहुत ही बढ़िया है, जिसमें मेजॉरिटी में माइनॉरिटी में काफ़ी लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा। श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में है मेजॉरिटेरियनिज्म। पहली बात तो जान लो इसका मतलब क्या है। सो इट इज़ अ कंसेप्ट विच सिग्निफाइज अ बिलीव दैट majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of minority। इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है वो मनमानी करे, उसके ऊपर का रोक टोक नहीं है, जो मर्जी आए वो करे, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ को, चाहे उसके ऐसा करने से मिनॉरिटी के राइट्स उससे छीन जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या हुआ, श्रीलंका को मिलती है इंडिपेंडेंस 1948 में, और उसके लीडर्स जो हैं, सिंघाल लीडर्स जो हैं, वो अपनी डोमिनेंस कर लेते हैं, अपनी मेजॉरिटी कारण वो पूरे कंट्री में अपनी मेजॉरिटी स्थापित कर देते हैं। एज रिजल्ट द गवर्नमेंट, अब सरकार ने, सिंघाला गवर्नमेंट ने क्या किया, तो सिंघाला गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप्स लिए। क्या स्टेप्स लिए, सिंघाला गवर्नमेंट जो है वो 1956 में एक एक्ट पास करती है। वो एक्ट बोलती है कि श्रीलंका में सिंघाला लैंग्वेज एक ही रहेगी और वही वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, पहली बात। दूसरा, गवर्नमेंट जो है वो प्रिफरेंशियल पॉलिसी करती है, यानी कि वो गवर्नमेंट जो, मतलब ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट सिंघाला की है, तो सिंघाला एप्लीकेंट्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स में और कॉलेजेस में। हो गया आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट पे, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द प्रमोट बुद्धिज्म। अब वो लोग जो हैं सिंघाला बुद्धिस्ट थे मोस्टली, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुद्धिज्म को बनाने के लिए नए नए लॉस बना दिए। अब देखो ये कितनी समस्या वाली बात होगी श्रीलंका में, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, अब हुआ क्या, अब द स्ट्रगल्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। इस श्रीलंका केस के अंदर हमारी कंट्री के एक्स पीएम श्री राजीव गांधी की भी हत्या हो चुकी थी, आप सभी जानते होंगे। तो हुआ क्या, देखो हुआ कुछ यूँ था, द श्रीलंकन तमिल्स, इन लोगों ने बहुत सारी पार्टीज लॉन्च की, इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किए, किस लिए, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, साथ ही साथ इन्होंने अपनी पावर, इन्होंने बराबर पावर के लिए, मतलब इक्वल पावर के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बट स्टिल इनको नहीं मिली। इन्होंने डिमांड की थी रीजनल ऑटोनॉमी की, दे हैव डिमांडेड इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी, दे हैव डिमांडेड जॉब्स, एजुकेशन, बट इनकी डिमांड को हमेशा डिनाई किया गया, मतलब इनको हमेशा जो है मना किया गया था डिमांड्स के लिए। बाय द 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, फुल फॉर्म लर्न कर लेना, इनके ये बना आपका ये, इसने एक अलग तमिल कंट्री की डिमांड की। देखो छोटी सी कंट्री, उसमें डिमांड में लग गए, कहाँ पे, इन्होंने नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में डिमांड की, और इसकी डिमांड उठते ही वहाँ पे शुरू हो गया क्या, सिविल वॉर, यानी कि घर के अंदर लड़ाई हो शुरू हो गई है, इसको बोलते गृह युद्ध, यानी कि लड़ने लगा आपस वो। अब इसको ठीक करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी वहाँ पे भेजती है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ जाती है, बट इसको भी वहाँ से वापस आना पड़ता है। इस सिविल वॉर में बहुत से लोग मारे जाते हैं दोनों कम्युनिटीज़ के, ठीक है, सोशली कल्चरली काफ़ी वहाँ पे होता है नुकसान, और ये वॉर 2009 में एंड हुआ है, लेकिन कोई सोल्यूशन यहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं दिया। तो बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जांपल से हमें पता लगता है कि बेल्जियम ने बहुत तरीके से बेल्जियम में काफ़ी पावर को सही शेयर किया। बट अगर हम बात करते हैं बेटा किसी, अगर हम बेटा बात करते हैं आपके इनकी श्रीलंका के, तो यहाँ पे वो सही से उसको डील नहीं कर पाए थे। अब सवाल हमारा ये आता है कि वाई वी नीड पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्यों पावर को होना चाहिए शेयर। तो पहला क्या है, प्रूडेंशियल रीजन, यानी कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों, क्योंकि बेटा ये बेटर आउटकम्स लेके आती है। पावर शेयरिंग इट इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। देखो 10 तरह के लोग हैं, जब 10 तरह के लोग अपनी 10 तरह की डिमांड को लेके सरकार में बैठेंगे तो सबकी डिमांड पूरी होंगी, तो कोई कलेश ही नहीं होगा। वही बात है, 10 तरह के लोग हैं, एक कम्युनिटी डोमिनेंस कर रही है, बाकी 9 रो रहे हैं, तो झगड़े तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो वायलेंस को कम करने के लिए एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पावर शेयरिंग। अगर पावर शेयरिंग नहीं होती है तो पावर शेयरिंग बेटा ना होने से वायलेंस बढ़ता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। पावर शेयरिंग क्या है, पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी के लिए सही है आपकी। ये होता अक्सर ये कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है ना, वो अपनी बातों को, अपने फैसलों को दूसरों पे थोपती है और अल्टीमेटली देश की एकता में दरार बढ़ जाती है। लेकिन अगर पावर शेयरिंग हो तो पावर शेयरिंग होने से ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
ठीक है ना। पावर शेयरिंग अगर होगी तो मेजॉरिटी कम्युनिटी कभी भी मिनॉरिटी के ऊपर अपना दबदबा नहीं स्थापित कर सकती है आपको ये, ठीक है। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट ओनली ऑप्रेसिव फ्रॉम द माइनॉरिटी कम्युनिटी बट समटाइम्स इट आल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम टू द मेजॉरिटी इटसेल्फ। कभी कभार दिक्कतें इनकी अपने साथ नहीं, क्योंकि जब झगड़े होते हैं तो दोनों तरफ से लोग जाते हैं बेटा हमारे, सिर्फ एक तरफ से नहीं। दूसरा मोर रीजन, सो इट एम्फसाइज दैट एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेसी के अंदर बेटा पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। पीपल के पास जनता का होता है कि वो किससे गवर्न होना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो किस तरह से आपका जीना चाहते हैं। लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर citizens through participation become a part in this system। डन क्लास। तो यहाँ पे बताया गया हमको कि वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग क्यों चाहिए, जब भी सवाल आए आपको ये लिख के आना ही आना है बच्चों आपका ये, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होती हैं। देखो अब मैंने आपको दूंगा एग्जांपल। एक फैमिली है, एक फैमिली में मैंने बोला 5 लोग हैं, मॉम डैड, उनके 3 बच्चे हैं, ठीक है, बड़ा भाई, छोटी बहन और उससे छोटा भाई। तो पहले तो पावर कैसे बटी हुई है, पहले बेटा बटी हुई है पावर मॉम डैड के बीच में, और अगर मॉम डैड के बाद में कौन आता है, वो आता है ऐसे, यानी कि उनका बड़ा बेटा, ठीक है। तो ये जो बटी हुई है पावर क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टली। ये एग्जांपल है, और ये क्या होता है आपका वर्टिकली। तो फॉर्म्स और पावर शेयरिंग के अंदर बेटा 2 तरह की बातें आती हैं। पहली क्या आती है, पहली बेटा आपकी आती है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मैंने बताया आपको ऐसे, तो यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। पावर्स को बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इक्वली, जुडिशरी के बीच, एग्जीक्यूटिव के बीच एंड लेजिस्लेचर के बीच। इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। समझे बेटा क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल आपका ये। सच अ सेपरेशन ऑफ पावर, अब क्यों चाहिए ऐसा, बिकॉज ताकि कोई भी ऑर्गन जो है वो अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज आपका ना सके। ये आपस में बेटा क्रॉस चेक करने के लिए इस सिस्टम को बेटा हम लोग सिस्टम ऑफ चेक बैलेंस भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तीनों बेटा आपस में एक दूसरे की पावर्स के ऊपर नजर रखते हैं कि कोई अपनी पावर को कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जज जो होते हैं अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, बट दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉस मेड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी ये लॉ बनाते हैं, ये लॉ करते हैं इम्प्लीमेंट, ये चेक करते हैं कि लॉ सही है या गलत है। तो तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये बोलते हैं कि ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। नेक्स्ट पॉइंट इज फेडरल गवर्नमेंट एंड वर्टिकल डिवीजन। अब फेडरल मतलब बेटा क्या, देखो ये हो गया आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, देन आपकी स्टेट गवर्नमेंट, देन आपकी लोकल गवर्नमेंट। पावर कैसे होगी डिवाइड आपकी, कैसी डिवाइड है पावर आपकी, ये बेटा आपकी होगी वर्टिकली, इसकी होती है यूनियन लिस्ट, इसकी होती है स्टेट लिस्ट, इसकी अपनी लिस्ट होती है, ठीक है। सो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स बिटवीन एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। जब हम लोग देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में प्रोविंशियल है, रीजनल है, तो इसको बेटा हम लोग फेडरल सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल के हमारी कंट्री में मैंने देखा कि हमारी कंट्री में यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट्स के लिए हमारी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है आपका ये। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स, लेकिन भारत में, बहुत सी कंट्री में नहीं है लेकिन भारत में ऐसा है। भारत के अंदर वर्टिकल डिवीजन भी है, ठीक है। तो जब आपकी पावर्स डिवाइड बेटा कैसे होती हैं आपकी सेंट्रल स्टेट्स में, तो उसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन। श्रीलंका में नहीं था लेकिन बेल्जियम में ऐसा था। श्रीलंका तभी अपनी गलतियों से बेटा पछता रहा था आपका ये, ठीक है। पावर को बेटा शेयर करने के लिए हमारे पास में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी तरीका होता है, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ा था बेल्जियम में बेटा गवर्नमेंट थी, बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर एनीवन कैन पार्टिसिपेट, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो आपका डच हो, चाहे वो आपका फ्रेंच हो। नेक्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या होता है कि 3-4 अलग अलग पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज मिलके बनाती हैं सरकार, और जब सरकार बनाती है मिलके तो हर जात के, हर बात के, हर धर्म के लोग आगे आते हैं और वो पावर कंट्री को इक्वली चलाते हैं आपका ये। और फिर लास्ट में आता है डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। इसमें क्या है, इसमें आपके अलग अलग बन जाती हैं आपकी यूनियंस फॉर्म होती हैं, और ये यूनियन बेटा जो है आपके चल के अपने किसी ग्रुप की जो है वो बात करती हैं। सो बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। आई होप आपको बेटा ये चैप्टर समझ में आ गया हो, क्लियर हो चुका हो, कोई डाउट ना हो, ठीक है। अगला चैप्टर बहुत जल्द मैं बेटा लेके आऊँगा आपके साथ और हम इस चीज़ को कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच।